और वेलकम। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआई स्टॉक्स के बारे में प्लस डेटा सेंटर्स। दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड है। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया आज के सेक्टर रिव्यू के लिए, क्योंकि क्या है कि ये दो सेक्टर ऐसे, दो सेक्टर एक ही सेक्टर बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ग्रो करने वाला है नेक्स्ट 5 10 ईयर्स और 20 ईयर्स में। और एज ए इन्वेस्टर वी कैन नॉट इग्नोर दैट। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे आ रहा है। और आप देख रहे हो ना कि काफी हद तक हम लोग अपने रोजिंदा कार्यों में भी देख रहे हैं, इवन जो हम लोग काम करें कि एआई का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और एआई को इतना बड़ा इम्पैक्ट बनाने के लिए नो यू नीड अ डेटा सेंटर, और वो डेटा सेंटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी बहुत ही कम यानी छोटे लेवल पे है। आगे जाके ये बहुत बड़ा लेवल हो सकता है। और इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी बोथ एआई एंड डेटा सेंटर के बारे में। अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ से इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट मोर देन डबल डिजिट होगा। करेक्ट, 20% 30 40% ग्रोथ होगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर जब आप चूज करते हो कोई एआई स्टॉक और डेटा सेंटर स्टॉक, उसमें क्या चेक करना है वो देखना है। यस, थैंक शिवानी, वेंकट, ओके, रामानुज, श्रीधर, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो यहाँ गाइस आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। और आपको मेरे साथ बने रहना है ना, बहुत छोटा सेशन होगा, डोंट वरी। लेकिन इसमें मैं आपको पूरा थीम बताऊंगा कि कैसे एआई और डेटा सेंटर आपके लिए फायदा रूप हो सकता है एज ए इन्वेस्टमेंट। ओके। और मैं वो बहुत आपको टर्मिनोलॉजी से बॉम्बार्ड नहीं करूंगा, वो मेरा काम है। मैं और मेरी रिसर्च टीम हम लोग बहुत डिटेल में टर्मिनोलॉजी देखे, लेकिन आपको सरल भाषा में किस तरह से स्टॉक को रिव्यू करना है डेटा सेंटर और एआई की, वो मैं बताऊंगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, देन जस्ट टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। और आप मेरे साथ बने रहिए गाइस, कोई भी क्वेश्चन पूछो प्लीज डू रिप्लाई, तो मुझे पता चलेगा यस यू आर विथ मी। ओके, सो डू रिप्लाई विथ टू मी। चलिए तो बात करते हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट में अगर आप देखो तो एआई का इम्पैक्ट बढ़ा आ रहा है। और एआई और डेटा सेंटर कैसे इंटरलिंक्ड है, पहले हमें इसकी एक थीम समझनी पड़ेगी। आगे जाने से पहले गाइस, जैसे आपको पता है मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड चार्टर अकाउंटेंट। और मेरी खुद की थॉटफुल इन्वेस्टर हब करके एक पूरी नो फर्म है, जहाँ हमारे 4,000 से ज़्यादा मेंबर्स, जहाँ हम लोग recommendations देते हैं। एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड, सो वी आर ऑथोराइज टू डू दैट। तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो थीम में होता क्या है, देखिए कि जो एआई है, एआई जैसे हमें पता है चैट जीपीटी, जेमिनी हो या ग्रोक हो या कितने सारे ओपन एआई से लेके कितने सारे कह सकते हैं कि एआई फील्ड में सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके लिए आपको हाई कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स चाहिए, जीपीयू चाहिए। पहले सीपीयू की बात होती थी, अभी जीपीयू की बात होती है, क्योंकि वो फास्ट कंप्यूट करता है। और आगे जाके यू नीड अ बिग बिग डेटा सेंटर्स। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, वो अलग ही तरह की एनर्जी यूज करते हैं, जबरदस्त एनर्जी यूज करते हैं ओवर द टाइम। और इसलिए आपको समझना है कि जो अभी एनर्जी कंजम्पशन अपना है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि ये सब डेटा सेंटर उस तरह की एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ओके। और ये चीज इसलिए ध्यान में रखते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई स्टॉक को बेनिफिट होगा, उसके रिलेटेड काफी और स्टॉक्स को भी बेनिफिट होगा। ओके। जैसे मैंने बोला ना कि डेटा सेंटर्स हो या उन सबको काफी हद तक बेनिफिट होने वाला है। और यू नीड कहते हैं एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर आपको ये एआई को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है और अपने देश को एआई में आगे लाना है। देखिए एक चीज होती है, एआई में आगे लाने के लिए आपको नो डाउट आपको स्किल चाहिए, एआई समझना चाहिए, और ऐसे बड़े बड़े टेक कहते हैं ना कि आईटी प्रोफेशनल चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एआई क्योंकि इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपको ऐसा भी चाहिए, ऐसा एनर्जी प्रोवाइडर भी चाहिए जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाए। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ कि जो हम लोग जो 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं ना, एआई आ जाएगा तो उसको एआई को 3 या 4 यूनिट चाहिए, यानी 3 गुना से 4 गुना उसको एनर्जी चाहिए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ इसके रिलेटेड जो जो थीम्स है वो भी आगे चलेगी। और वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन को बेनिफिट होगा
पावर जनरेशन के साथ फिर आपका जो ट्रांसमिशन कंपनीज होते हैं उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि पावर जनरेट करते हैं आपको बहुत एनर्जी चाहिए। फिर जो ट्रांसमिशन होते हैं उनको बेनिफिट होगा थीम में। फिर वो जो ट्रांसमिशन करके जैसे चलो मैं एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आपको और पता चले। पावर जनरेशन यानी जैसे अदानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, या एनटीपीसी हो गया, रिलायंस ग्रीन से लेके ये जो सब है बड़े बड़े प्लेयर्स, वो जो पावर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो जाके फिर ट्रांसमिट होगा पावर ट्रांसमिशन से। जैसे पावर ग्रिड हो गया, अदानी ग्रीन सॉल्यूशन होगा से, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से, ऐसे जो ट्रांसमिशन कंपनीज होते हैं वो ट्रांसमिट करके फिर वो कहाँ जाएगी, डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स में कौन से, जैसे भारतीय एयरटेल का नेक्स्ट्रा हो गया, आनंद राज हो गया, रेलटेल हो गया, वो डेटा सेंटर्स में वो कंज्यूम करते हैं और वो पूरा कंप्यूटिंग करते हैं। ओके, वो कंप्यूटर की बात, उसमें भी जो डेटा सेंटर्स में कनेक्टिविटी और फाइबर होते हैं का वो कनेक्टिविटी होती है पूरी, ठीक है, बाकी सब जो एंड कंज्यूमर के साथ। और डेटा सेंटर में भी काफी अच्छी फाइबर आपको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उसमें जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, पॉलीकैब, केईआई, उनको भी बेनिफिट हो सकता है। फिर वो जाके उसमें डेटा सेंटर में और भी आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए, क्योंकि बहुत ही हैवी डेटाबेस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जैसे एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, ब्लू स्टार, वोल्टास, वो कूलिंग इफेक्ट और उस तरह का आपको ऐसे चाहिए, तो वो भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक और कूलिंग में सेगमेंट में बहुत यूजफुल होगा, तो वो भी बेनिफिट हो सकते हैं। फिर आगे जाके फिर क्या होता है कि एआई के जो सिस्टम होते हैं, एआई चिप्स होते हैं, जैसे ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है जो चिप्स बनाती है। और खास करके एआई कंप्यूटिंग में और एआई के सॉफ्टवेयर बनाती है, वो एक एंड यूजर की तरह यूज होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे एक बार सॉफ्टवेयर बन गया, फिर आप जो एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हो, प्लस जो इंटरमीडिएट होते हैं जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो आप देखो एक चेन ऑफ इवेंट्स है, चेन ऑफ पूरा, आप कह सकते हैं ना कि स्ट्रक्चरल वे में आप देखो इकोसिस्टम है जो पूरा बेनिफिट होगा। गाइस होप यू आर गेटिंग मी, इफ यू आर विथ मी देन जस्ट टाइप डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू यू विथ यू इन द चैट बॉक्स। मैं थोड़ा हैवी बोल रहा हूँ लेकिन आपको ये समझना बहुत ही जरूरी, जस्ट टाइप डब्ल्यू फॉर यू इन द चैट बॉक्स, जिससे आपको पता है कि यू आर विथ मी, ओके, मुझे पता चले। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना है। ओके, तो सिर्फ एआई स्टॉक्स को मत देखो। एआई स्टॉक्स में क्या होगा कि आपको एआई स्टॉक्स बहुत ही महंगे मिलेंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जो इकोसिस्टम होता है ना, वो भी जो बेनिफिट होगा ना, उनको भी बड़ा फायदा हो सकता है। यस मोहम्मद, शिवानी, राजेश, रोहन, ओके, राहुल, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो इकोसिस्टम पे नजर रखनी बहुत ही जरूरी है। अभी आप बोलोगे तपन ऐसे कोई स्पेसिफिक एआई स्टॉक्स है जहां मैं डायरेक्टली पे कर सके, तो देखो स्पेसिफिक एआई स्टॉक्स तो बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। अगर आप देखो तो बहुत ही नजदीक कोई आता है स्टॉक तो वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। लेकिन पता है ना स्टॉक कैसे भाग चुका है। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ा भी एआई का इसमें होता है कि कह सकते हैं ना कि आप कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो स्टॉक्स तुरंत ही भाग जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कितना भाग चुका है ऑलरेडी। जस्ट मिनट, आई जस्ट शो यू थ्रू द स्क्रीन, 1 मिनट। तो ये देखिए ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये कितना भागा है, ऑलमोस्ट आप देखें कि ऑलमोस्ट 1500 से ऑलमोस्ट 4500 के आसपास से पहुंच गया है स्टॉक, 3 गुना हो चुका है कितने कुछ महीने में। और ये बिजनेस क्या करता है, देखो ये बिजनेस कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन करते हैं जैसे ये ना सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम, क्लाउड एंड नो एक्सेलरेटेड जीपीयू, एआई सिस्टम, सो वो तो काफी हद तक अगर आप एआई का भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे ना इसमें कितना है, तो एआई का ऑलमोस्ट 25 to 30% है। ओके, और आगे जाके और होगा, ये रहा देखो 29% था इस क्वार्टर में, तो ये आगे जाके और बढ़ेगा। ओके, तो अगर कोई बहुत ही पास अगर कोई एआई कंपनी आती है इंडिया में तो वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये सब स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत भाग चुके होते हैं। इसका भी अगर आप पी देखोगे तो ऑलमोस्ट 189 के आसपास है, जो बहुत ही महंगा है। लेकिन क्या ये ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये अगर आप बात करें तो पिछले 3 साल में 67% का सेल्स ग्रोथ है, 72% का प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी ग्रो तो जबरदस्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि इस वैल्यूएशन में एंटर करना हमें हमेशा टेंशन रहता है, और वही चीज आपको समझनी कि
एआई स्टॉक्स अगर आप देखोगे, जो स्पेसिफिक एआई स्टॉक्स है वो कम है, और अगर होंगे तो भी बहुत ही महंगे होंगे। ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि इसके इकोसिस्टम में खेल सकते हो। एआई में अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले तो बिंदास इन्वेस्ट करो, और आगे जाके नो ये बहुत बढ़ सकते हैं। जो कैसे मैंने बोला ना कि जो जीपीयूज बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं, या तो आप हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट वेनसडे, नो विल हैव अ नो सेमीकंडक्टर सेशन आल्सो। तो सेमी हाउ मेनी वांट्स टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर, देन जस्ट हैव वाईफाई यस इन द चैट बॉक्स। तो एक सेशन और कर देंगे सेमीकंडक्टर पे। वो भी एक बहुत ही बड़ी थीम है, जहाँ नो यू कैन नो अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड इट मे गिव यू अ बेटर रिटर्न। तो एक एक वेनसडे वो कर लेंगे। और आगे भी मैंने डिफेंस, आईटी और रेलवे पे किए हैं। अगर आप चाहो तो हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हो। इफ यू वांट नाउ जस्ट लेट मी नो, आई गिव यू दैट लिंक्स आल्सो। ओके, तो वो मैं बाद में आपको लिंक्स दे दूंगा। यस, नंदिनी, पुष्पेंद्र, निरंजन, अभय, मोहम्मद। सो विल टॉक सेमीकंडक्टर सेपरेटली। आज हम लोग पहले ये इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो एआई में जैसे मैंने बोला, अब आप बोलोगे तो अपन टीसीएस, यस कंचन, टीसीएस देन इंफोसिस, वो सब भी एआई में इन्वॉल्व है। लेकिन देखो वो क्या है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। अगर सर्विस प्रोवाइडर में थोड़ा पार्ट वो एआई का यूज करते हैं अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, लेकिन वो इनोवेटर नहीं है। हाँ, वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे नो सास सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लाइंट एंड में यूज कर सकते हैं, या तो अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें एआई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जो पोर्शन है ना, वो उनके टोटल 100% रेवेन्यू का बहुत ही छोटा पोर्शन है। उसके वजह से इट विल नॉट हैव अ मटीरियल इम्पैक्ट। नेटवर्क में क्यों इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि 35% एआई है, और बाकी भी कंप्यूटिंग और वो सब है। जबकि अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस देखोगे ना, तो आउट ऑफ 100% 2% 3% मैक्सिमम एआई का होगा। सो इट विल नॉट मेक अ मटेरियल चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं कि वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। और उनका डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे एम्प्लॉयज है, तो उनको निकालेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होंगे, तो उनको इतना बेनिफिट नहीं होगा, उनको उनका नुकसान होगा एआई के आने की वजह से। 2-3 साल में जो एक बार स्टेबिलाईज हो गया, बाद में इनको फायदा हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो उस तरह से आपको देना है, देखना है। इवन हम लोग बाकी सब की बात करें कि जैसे डेटा सेंटर हो या उन सब की भी बात करें, तो उसमें भी अगर आप देखो कोई काफी हद तक डेटा सेंटर जो रन करते हैं ना, जैसे अनंतराज है, या अपना ये भारती है, नेक्स्ट्रा है, भारती नेक्स्ट्रा, रेलटेल है। लेकिन ये अभी भी कंपेयर टू देयर ओन बिजनेस बहुत छोटे हैं, 2-3% 4% जितना है। तो हम लोग को लगता है कि हाँ डेटा सेंटर है, अनंतराज फेमस हो गया है डेटा सेंटर के लिए। लेकिन आप देखो वो आगे जाके वो 25-30% अपने टोटल कहते हैं ना कि बिजनेस का आ सकता है उसमें से। लेकिन अभी जो है मैक्सिमम उसका रियल एस्टेट से आ रहा है। इसलिए इवन दो दिस डेटा सेंटर इज ग्रोइंग फास्ट, बट बिकॉज द रियल एस्टेट इज स्लो डाउन, अनंतराज उस तरह से बढ़ता नहीं है। करेक्ट। तो आगे जाके उनकी रेवेन्यू अगर वहां से बढ़ेगी, तो अपने आप ये स्टॉक बढ़ेगा जो 2-3 साल में होगा। अनंता जी, इज अ गुड स्टॉक, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक नीचे भी आ चुका है। यस, यू कैन थिंक अबाउट दैट स्टॉक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई दिस स्टॉक करंटली इज नॉट मूविंग, इवन दो डेटा सेंटर की हम लोग बात करते हैं तो भी। तो इसलिए है क्योंकि उसका पोर्शन काफी लो है। आगे जाके वो बढ़ाने वाले हैं, आगे जाके वो बोल रहे कि 25-30% या 40% भी वहां से आएगा, तो उस लेवल पे ठीक होगा। और डेटा सेंटर का क्या होता है, मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा होता है, मार्जिन इंक्रीमेंट अच्छा होता है। लेकिन जब डेटा सेंटर में आप इन्वेस्ट करते हो तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। डेटा सेंटर होता क्या है? डेटा सेंटर जैसे एक बिल्डिंग है, और या तो हाँ, और बिल्डिंग में आप बड़े बड़े जीपीयू या कंप्यूटिंग वाले नो कहते हैं प्रोसेसर रखते हैं, जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और वो कंप्यूटिंग करते जाते हैं, एंड देन दे विल गिव दैट टू द एंड कंज्यूमर। और वो डेटा सेंटर को जो एंड कस्टमर जो होते हैं ना, जैसे टीसीएस है या इन्फो, उनको भी ऐसे कोई चाहिए, तो वो डेटा सेंटर से अपना पोर्शन बाय कर सकते हैं। ओके, और वहां से उनको कंप्यूटिंग होके वहां चीज आती है। तो आप देख रहे हो एक तरह का प्रोसेसर हो गया। तो वो चीज भी बढ़ेगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे। डेटा सेंटर का इतना वो हो चुका है ना अभी एज अ थीम कि भाई डेटा सेंटर डेटा सेंटर, लेकिन देर इज नो स्टॉक स्पेसिफिक
related to data center. Anantraj is near to close to that. ओके, भारती नेक्स्ट्रा भी है, लेकिन भारती नेक्स्ट्रा तो ऑलरेडी भारती एयरटेल में इन्वॉल्व है, करेक्ट। दूसरा एक रेलटेल है, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। तो आगे जाके वो बढ़ेंगे। ओके। और लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एक चीज आप इसमें देख सकते हो कि ये जो डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना, उसमें जो फाइबर ऑप्टिक लगते हैं, जो आपकी वायरिंग होती है, उसका भी एक स्किलफुल कहते हैं ना बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जाके कर पाएगा। यू नीड अ स्किल लेबर फॉर दैट, जो इस तरह की सिस्टम पूरा बना के दे। तो उसमें कौन आगे है? उसमें है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा ना स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का भाव कैसा बढ़ा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जस्ट मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। स्टरलाइट, हाँ ये रहा, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी भी इसीलिए भागा क्योंकि वो जो है डेटा सेंटर्स को वायरिंग करता है। आप देखिए कि ये स्टॉक भी ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं है। आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट 60 रुपीज चला गया था, उससे वो भी भाग गया, डबल से ऊपर हो गया। लेकिन इसका रीजन वो ही था कि वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना फाइबर ऑप्टिक और वायरिंग, वो डेटा सेंटर्स को प्रोवाइड कर, और आगे जाके वो कहते हैं कि आगे जाके वो 25 से 30% उनके रेवेन्यू का होगा डेटा सेंटर का। अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन आगे जाके आराम से हो सकता है। और आगे जाके अगर 40% तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जबकि ये देखो, ये लॉस मेकिंग है। ये लास्ट क्वार्टर में ये प्रॉफिट में आया, लेकिन जो भाव बढ़ा है वो जबरदस्त बढ़ा है इसका। ठीक है। तो इस तरह स्टरलाइट ऑप्टिक एक ऐसा है जो आप कहते हैं ना कि नॉट अ कोर, बट वो जैसे ऑटो इंडस्ट्री में ऑटो एंसिलरी है होती है ना, वैसे एक एआई में एंसिलरी बोले तो ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, अनंत राज हो गया, ये सब और उस तरह से एंसिलरी सर्विसेज है जो आपको सपोर्ट करती है। तो वैसे स्टॉक्स में आपको देखना पड़ता है कि क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन सब का वैल्यूएशन इतना बढ़ चुका है कि ऑलरेडी स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं। यू हैव टू वेट टू कम डाउन। ओके। एंड गाइस, ये हमेशा आप ध्यान में रखना, ये सब चीजें देखो। ये मैं आपको थोड़ा ओवरऑल थीम बताऊं, लेकिन ये आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा। जैसे हम लोग भी जब एनालिसिस करते हैं ये सब पहले मैक्रो लेवल पे देखते हैं, भाई कौन सा धंधा चलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल पावर है, तो पावर में कौन सा धंधा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सा सेगमेंट चलेगा, सोलर चलेगा या विंड चलेगा या थर्मल चलेगा। तो उस तरह से इसे भी यहाँ भी है। एआई की बात कर ले तो कौन सा डेटा सेंटर चलेगा, एआई चलेगा या उसको जो पावर देते हैं वैसी कंपनी चलेगी, वो सब आपको देखना पड़ता है। और आपको अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। ऑफकोर्स मैं गाइस काफी टीवी चैनल्स में आता हूँ, जैसे ये आर यू एबल टू सी दिस देन जस्ट हैव वाईफाई, यस, जैसे ये एनडीटीवी का है, कल भी मेरे शोज है एनडीटीवी में है, और कुछ और चैनल्स में भी है, सीएनबीसी में भी है। तो ये कुछ मेरे टीवी शोज है, और प्लस मेरे खुद के इंडिविजुअल वीडियोस भी मैं डालते रहता हूँ। जैसे यूएस और चाइना और इवन सेक्टर स्पेसिफिक भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं, वो आप देख सकते हो। नो, इट विल गिव यू अ वेरी गुड थरो नॉलेज अबाउट इट। ऑफ कोर्स थोड़ा मेरा टेलीविजन हैवी होता है, मैं दिन में 3-4 शोज होते हैं मेरे टेलीविजन के, वो सीएनबीसी हो, एनडीटीवी हो या ईटी नाउ और वो सब, तो वो थोड़े वीडियोस आएंगे, बट इट विल बी अ वेरी वेरी इंसाइटफुल। तो वो भी आप अगर आप चाहो ना तो देख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि थीम जब भी देखो ना, तो यू हैव टू सी अ थीम इन सच अ वे कि कौन सा थीम में कौन सा सेगमेंट आपको यूजफुल रहेगा। तो जैसे बोला, वायरिंग सेगमेंट भी एक अच्छा है। तो आप बोलोगे तो अपन के ई आई पॉलीकेब उनको बेनिफिट होगा होगा, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। देखो इन सब में स्पेशलाइजेशन होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको लगेगा कि क्या है, जैसे सेमीकंडक्टर इज अ स्पेशलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। एक सेमीकंडक्टर भी एक स्पेशलाइजेशन है जहां हम लोग बहुत पीछे कंपेयर टू चाइना। वी हैव टू कम अप। ओके। और उस पे लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। एआई के लिए भी हम लोग काम कर, लेकिन बहुत है ना, बहुत लेट जगह है। अब देखो चाइना तो डीप सीक बना के कहाँ आ गया, निकल गया, करेक्ट। तो हमारा काम अभी आगे जाके भी क्या है कि एआई शायद हम लोग उतना इनोवेशन ना करें, लेकिन एआई को यूज तो करेंगे ना। और एआई को अगर यूज करना है, यू नीड गुड एनर्जी। ओके। तो जैसे मैंने बोला डेटा सेंटर एक और एक थीम है उसके साथ, और उसमें जैसे स्टरलाइट, और जैसे मैंने बोला कि आप ये देख सकते हो कनेक्टिव। मैं आपको एक पूरा चीट शीट दे दूंगा, एक शीट नो एक पॉइंटर्स दे दूंगा, जिससे आपको पता चले कौन से प्लेयर्स है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। तो
प्लस गाइस इसमें और एक, जैसे मैंने स्टरलाइट ऑप्टिक की बात की, वैसे आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। कूलिंग सिस्टम यानी ये वोल्टास ब्लू स्टार जैसे होते हैं ना। क्यों चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि आपको ठंडा रखना पड़ता है, वो बहुत गर्म हो जाता है डेटा सेंटर। तो कूलिंग के लिए भी आपको तो लेकिन क्या है, वही है कि दिक्कत वही कि ब्लू स्टार वोल्टास और वो सब देखोगे तो जो डेटा सेंटर का होता है ना पोर्शन, वो 2 से 3% ही है। अभी आगे जाके वो 10% 15% हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, कूलिंग इफेक्ट के लिए भी ये सब कंपनियां बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहती है। इन सब कंपनियों को एक्चुअली ध्यान में इससे रखना है कि अगर डेटा सेंटर में अगर वो ज़्यादा सप्लाई करने लगे तो इनको हाई मार्जिन्स होते हैं, वहाँ बहुत ही हाई मार्जिन्स होते हैं। तो प्लस जैसे मैंने बोला कि उसमें ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर्स वो सब भी लगते हैं। तो जैसे एबीबी सीमेंस सीजी पावर, ये सब का भी रोल होता है, और वो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एट द एंड डेटा सेंटर है क्या? वो तो मशीन्स ही है ना। और वो बनाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसमिशंस और नो स्विचेस एंड वो सब जो लगते हैं ना, वो हाई वोल्टेज के लगते हैं। उसमें डेटा सेंटर में ये सब कंपनी जैसे एबीबी सीमेंस सीजी पावर, वो सब बहुत ही यूजफुल रहेगी, और वो सब ऐसे सप्लाई भी करते हैं। तो क्योंकि ये स्पेशलाइज जॉब है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कर सकता है। तो आप एक देखिए कि आप हम सिर्फ एआई की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा एक सप्लाई चेन है जो पूरा बेनिफिट होगा उसके साथ। एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई भागेगा, ये सब भी भागेंगे। ये सब भी भागेंगे, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन सबको बेनिफिट होने वाला है आगे जाके। द मेन थिंग इज किस तरह से बेनिफिट होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और वो मैं थोड़ा और अभी थोड़ा डिटेल, मतलब मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें यूजफुल होगी। यस निरंजन, युगंधर, नंदिनी, पुष्पेंद्र, राजेश। सो और एक जैसे मैंने बोला कि कूलिंग के लिए भी होगा, प्लस ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन उन सब में होगा। ठीक है। लेकिन जो क्लियर कट विनर हो सकता है, क्लियर कट विनर, वो दो है। और वो है पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। देखिए आप, जो पावर जनरेशन होगा ना, पावर जनरेशन यानी अगर आप देखें तो टोटल जो पावर हम लोग प्रोड्यूस करें कुछ 241 गीगावाट की तरह ऑलमोस्ट, उसका सिर्फ 1% डेटा सेंटर में अभी जा रहा है। आगे जाके वो 3 से 5% बढ़ेगा। ओके, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो पावर जनरेटिंग कंपनी होती है, जैसे अदानी ग्रीन हो गया, अदानी पावर हो गया, या आप टाटा पावर ले लो, या एनटीपीसी ले लो, रिलायंस ग्रीन जो नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इन सब डेटा सेंटर के साथ। उसे, और वो क्या होते हैं, 10 साल के 20 साल के ऐसे 30 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जहां वो पावर सप्लाई करेंगे। और इनको पावर जो सप्लाई करेंगे वो, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल पब्लिक को आप देते हो ना, नॉर्मल पब्लिक को आप जो पावर देते हो ना, उसमें क्या होता है कि एक कैप होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन इन सब में भी, इन सब में आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो। तो इसलिए इन लोगों का रोल बहुत ही आगे जाके बढ़ने वाला है। और जो एनर्जी कंजम्पशन अभी है उससे 2 गुना 3 गुना कंजम्पशन नेक्स्ट 5 से 10 साल में होगा। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उसमें है कितनी कंपनीज, कुछ मिलजुल के कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो मैंने नाम दिया है वो है। नहीं तो जो भी नई कंपनी उसको कैपेक्स बहुत बड़ा डालना पड़ेगा, हर एक बंदे की बस की बात नहीं इतना बड़ा कैपेक्स, लेकिन वो क्लियर कट विनर होगा। क्योंकि एआई होगा, वो हर घर में यूज होगा, हर डेटा सेंटर में यूज होगा, जनरेशन होगा, कंप्यूटिंग होगा। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। तो ये सबको एक एक अच्छा कह सकते हैं प्ले फील्ड मिलेगा, एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी आगे जाके। और इसलिए इसलिए अदानी और रिलायंस हाथ धो के ग्रीन एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। पागल तो नहीं है ना? खाड़वा पता है गुजरात में 30 गीगावाट का एक प्लांट, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर पावर बन रहा है। आगे जाके है ना पावर, सोलर पावर इतना बढ़ने वाला है कि आपका ओवर सप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवर सप्लाई होने वाला है ना, वो कहाँ यूज होगा? डेटा सेंटर्स में।
आर यू एबल टू जॉइन द लिंक गाइस? क्योंकि डेटा सेंटर्स में तो आपको बहुत पावर की जरूरत होगी। और ये जो बड़े बड़े, बीच में क्या हुआ था पता है आपको? IEX जो है वहां ना पावर का भाव जीरो पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि सोलर पावर बहुत बढ़ गया था। वो क्या होता है, आज पावर कंज्यूम किया तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। आपको एक दिन में यूज करना पड़ता है, स्टोरेज की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ना पावर की। तो आप देखो तो आगे जाके क्या होगा कि सप्लाई बढ़ने वाला है। और जो रिलायंस और जो अदानी करे, मैं तो गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में, मुझे पता है कि किस तरह से खारवा यानी पूरी सिटी उन्होंने सोलर पैनल से ढक दिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पैनल है अदानी का, अदानी ग्रीन बेसिकली। सिमिलरली रिलायंस भी बहुत प्लान बड़ा कर रहा है। तो इनको पता है कि आगे जाके इन सब में पावर जनरेशन, पावर की बहुत जरूरत होगी, इसलिए ये बड़े बड़े प्लान्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो वहां वो क्लियर कट विनर रहेंगे। उनको एक नॉन स्टॉप उनको एक कह सकते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है। ये टॉरेंट पावर भी है श्रीनिवास, बहुत सारे हैं। ये सब तो छोटे हैं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इनको बड़ा फायदा होगा। अभी देखो, आप पावर तो बना दिया, पावर आपने जनरेट भी किया, लेकिन एंड कस्टमर तक यानी डेटा सेंटर तक भेजना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कौन करेंगे, कौन भेजेंगे? यानी एक्स से वाई जाने के लिए आपको चाहिए तो सही ना। तो क्या होता है, ये वायरिंग होती है ना, जो केबल्स केबल्स ट्रांसमिशन, यस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो आपके एनर्जी एक जगह से दूसरी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो उनका बिजनेस भी बढ़ने ही वाला है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। करेक्ट। तो आप देखिए तो उनका भी जबरदस्त डिमांड आने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट बड़ा कैपेक्स प्लान कर रही है पावर ग्रिड के लिए। पावर ग्रिड इज अ क्लियर विनर। पावर ग्रिड यानी बहुत, यानी कि ना, इंडिया का मैक्सिमम ट्रांसमिशन वही करते हैं। और बड़ा कैपेक्स वाला बिजनेस है, ऐसा नहीं है कोई भी एंटर कर पाए, बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोलना यानी इजी बात नहीं है। अदानी क्यों सरवाइव कर रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है इसलिए। उसके पास जो कंपनी है ना वो बड़े बड़े कैपेक्स वाली, इट्स टू बिग टू फॉल। जब टू बिग टू फॉल हो जाती है ना, तो भाई रीड बिटवीन द लाइंस, गवर्नमेंट से लेके सब नो आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। इफ यू एग्री विथ मी 100%, देन जस्ट टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, 100। देखो ये रीड बिटवीन द लाइंस ये सब हो जाता है, प्रोवाइडेड आप कैपेक्स डालो। आप में हिम्मत होनी चाहिए इतना कैपेक्स डालने की। ये जो आपको लगता है ये पावर एनर्जी के जो बनाते हैं, ये ट्रांसमिशन बिजनेस तो है, जनरेशन ये पहले से आपको प्रॉफिट नहीं आती, वो 5 साल 10 साल बाद आपको प्रॉफिट दिखता है। ओके। तो वही चीज होती है, इन सब में भी वही चीज हो रही है। तो अभी आगे जाके वो दबा के पैसा कमाएंगे जब वो अपना पर यूनिट अगर बढ़ाएंगे ना। तो ये जो अदानी पावर, अदानी ग्रीन और वो सब ना, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ले लो या रिलायंस ग्रीन ले लो, इवन मैं तो बोल रहा हूँ टॉरंट पावर से लेके उन सबको फायदा डायरेक्टली हो सकता है। तो आपको ये भी एक सेगमेंट है ट्रांसमिशन का जो बहुत ही नो फायदा हो सके। यस विवेक, रश्मि, श्रुति, दीपाली, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो आपको धीरे धीरे आपको ये मैं क्यों बताऊं, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, देन कम्स द डेटा सेंटर, फिर डेटा सेंटर में कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिक, फिर आपका कूलिंग सिस्टम, फिर आपका जो एंड कस्टमर होता है ना, जो AI सिस्टम यूज करता है जैसे नेटवेब एंड ऑल दैट, उनको फायदा हो सकता है। और फिर जो AI सर्विसेज एंड वो सब है ना, उनको जो प्रोवाइड करते हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, उनको भी फायदा हो सकता है। लेकिन अभी हमें देखना है कि कौन सा किसको ज्यादा फायदा होगा। अभी तक मेरे साथ हो गाइस? यस। आपको इसके पॉइंटर्स चाहिए गाइस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटर, देन मैं आपको दे देता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गिव इट टू यू, 1 मिनट। ये रहा, जस्ट कॉपी दिस। ओके, मैंने आपको सातों के नाम दिए। ये गाइज ये याद में ये आप फोटो ले लीजिए या जो करना है। आपको मिल गया, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, अगर आपको मिल गया है तो ओके। ये आप फोटो ले लो या जो भी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी के नाम भी दिए, देखो ये कोई recommendations नहीं है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बता रहा हूँ। ओके, बढ़ा रहा हूँ। इसमें से ऐसा नहीं है कि भाई आप जाके अदानी ग्रीन ले लो या पावर ग्रिड ले लो या भारती एयरटेल ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ।
वो अलग प्रोसेस होती है कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने के। ओके, वो भी मैं थोड़ा अभी डिटेल में बात करूंगा। ओके ना, ऑफ कोर्स नो, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो हम लोग ये सब पूरा एनालिसिस करके फिर recommendations भी अकॉर्डिंगली ही देते हैं कि जहां हमें लगता है कि कौन सा सेगमेंट ग्रो करेगा। अभी देखो यहाँ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप यहाँ देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना, वन मिनट, जैसे मैंने बोला ना कि हर एक कंपनी एक साथ ग्रो नहीं कर सकती है। आपको ये देखना है, जो मैंने पहले भी बोला कि एआई का जो बिजनेस है या उसके रिलेटेड या डेटा सेंटर रिलेटेड जो बिजनेस है वो कितना ग्रो करता है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अदानी ग्रीन हो या एनटीपीसी हो या ये सब, उनके पास डिमांड तो उनके पास बड़ी आने वाली है, लेकिन हाउ मच टू द प्रोपोर्शन टू देयर टोटल सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू। तो अभी बोलेंगे कि बस सर डीसी, अभी देखे तो डीसी शायद 1 और 2% है, आगे जाके वो 5% या 10% हो सकता है। बट विल इट मेक अ मटेरियल चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी? रैली ओवर द टाइम, क्योंकि 90% तो अभी भी हाउस होल्ड और कमर्शियल रहेंगी। गेटिंग इट? सिमिलर ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए भी ऐसा होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है कि डेटा सेंटर परसेंटेज टू सेल्स वो इतनी छोटी है कि इट विल नॉट हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट, बट यस दे मे गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न। लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना कि एक टाइप ऑफ मल्टी बैगर रिटर्न, शायद वो तुरंत ना दिखे इन सब स्टॉक्स में, वो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है। तो मल्टी बैगर टाइप रिटर्न कहाँ दिख सकते हैं? अगेन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे अनंत राज है, अनंत राज का फॉर एग्जाम्पल अभी 5 to 10% डेटा सेंटर से आ रहा है। अगर वो 40-50% डेटा सेंटर पे कंट्रीब्यूट कर दे और वहां से उनको इनकम जनरेट होने लगे, देन अनंत राज बिकम अ मल्टी बैगर। क्यों? क्योंकि आप देखो, जो 5-10% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक जगह से आए, वो जैसे 40-50% होता है तो वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न देता है आपको, जो अभी तक हुआ नहीं है। मैं आपको एजम्पशन बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, अभी समझो 15-20% उनका रेवेन्यू डेटा सेंटर से आ रहा है, जिसमें मार्जिन भी हाई है। लेकिन वो अगर 40% जाती है, जैसे ही जाएगी, ये स्टॉक और भागेगा। लेकिन कौन से वैल्यूएशन में एंटर करना है वो भी देखना है। करेक्ट? तो क्योंकि क्योंकि ये छोटी कंपनीज है, तो उनको डायरेक्ट बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन बड़ी कंपनीज होती है, उसमें कहते हैं समुंदर में लोटे जैसी बात हो गई, काफी टाइम तो ऐसी भी हो जाती है। तो आपको वो देखना जरूरी है कि परसेंटेज टू देयर सेल्स कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। Guys, hope you are with me. Are you able to understand? Then just a view for understand. Just a view for why I am asking कि अब मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ। ये सब कंपनीज अच्छी है, लेकिन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। आगे जाके फ़ायदा सभी को होगा, लेकिन कितना होगा वो काफ़ी हद तक। तो आपको, जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी लेते हैं, चलो नेटवर्क टेक्नोलॉजी अगर आप देखो अभी 25 to 30% ईआई में है, 25 to 30% कंप्यूटिंग में। अभी बहुत महंगा है, देखो मैं लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यस यस राजेश, पुष्पेंद्र, नंदिनी, योगेंद्र, दीपक, लेकिन आगे जाके, आगे जाके अगर ये 25-30%, अभी सबसे बड़ा इनका मार्जिन कहाँ है? देखो मार्जिन उनका मैक्सिमम एआई में आता है, और नो कहते हैं सर्विसेज में। एआई में कुछ 55% आता है, सर्विस में कुछ 60%। मैं प्लान कर रहा हूँ गाइस, मे बी कल कल या परसों, अगर मेरे को बीच में टीवी शो में टाइम मिले, देन आई हैव अ वन वीडियो ऑन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ओके, मैं एक बना दूंगा यूट्यूब वीडियो, तो वो आप देख पाओगे, उससे आपको और डिटेल में पता चलेगा। लेकिन 55% to 60% उनका मार्जिन जो होता है ना, वो ईआई में होता है, सर्विसेज में भी 60% अब होता है। तो जहां मार्जिन ज्यादा है, अगर वो 25-30% से जैसे 50-60% बढ़ेगा, तो ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट जूम होगा। ओके, और ये और अच्छा रिटर्न दे सकती है। ओके, जबकि अगर हम लोग बात करें टीसीएस, इंफोसिस और उन सब में,
उसमें जो एआई का कंपोनेंट होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है पता है? एआई तो वो भी यूज करते हैं, लेकिन जब वो एआई यूज करते हैं पहले तो वो सॉफ्टवेयर बाय करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर या आप कहते हो कि प्लेटफॉर्म बाय करते हैं, जैसे ओपन एआई प्लेटफॉर्म हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एनवीडिया की चिप्स बाय करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर वो अपने प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे उनका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है या किसी का एफएमसीजी का सॉफ्टवेयर, उसमें एआई को इन्वॉल्व करते हैं और फिर नो क्लाइंट को बेचते हैं। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो एआई थ्रू उनको इंक्रीमेंटल बेनिफिट कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा कंपेरेटिवली। उनके जो जॉब लॉसेस हुए और जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होंगे, कस्टमर तो बोलेगा ना यार तू तो एआई यूज कर रहा है, सस्ते में हो रहा है अभी, यानी नो कम बंदे चाहिए तेरे को, तो वाई आई शुड पे मोर। तो प्रॉब्लम वही होता है कि एक तो यहाँ एआई का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, ऊपर से वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हो रहा है, और प्लस यूएस की इकोनॉमी इतनी तेज नहीं चल रही है, तो उनको नेगेटिव आता है क्योंकि इतना बड़ा रोल नहीं है। तो वैसी कंपनीज को आपको अवॉइड करना है। आपको पहले जाके ये देखना है कि भाई क्रक्स कहाँ है, कहाँ से मेन मार्जिन आता है, और कौन सा सेगमेंट आगे 3-5 साल में बढ़ने वाला है, क्या मैनेजमेंट बोल रही है। अगर मैनेजमेंट बोलती जैसे नेटवेब में बोल रही है कि भाई मैं 50-60% मैं कर दूंगा इसका, या 40% आगे जाके, देन ऑफकोर्स इट विल बी अ सब्सटेंशियल गेन अगर वो कर पाए तो। इसलिए यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है थीम और एक होता है रियल प्रॉफिटेबिलिटी। थीम को देख के बाय मत किया करो, क्या थीम के वजह से उसमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, और उससे क्या प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके बढ़ेगी, तभी इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके थीम बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे डिफेंस हो गया तो चलो डिफेंस में डालो आंख बंद करके, रेलवे तो रेलवे, अरे लेकिन कौन सा सेगमेंट ग्रो होगा, कहाँ डिमांड है, कहाँ मार्जिन है, कहाँ वॉल्यूम है, कहाँ बैकअप है, वो सब देखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं देख सकते तो फिर चांसेस ये हो जाते कि आप इसमें फंस जाओगे आगे जाके। तो आप जब भी एआई और सेमीकंडक्टर के स्टॉक डालो तो आप प्लीज प्लीज उसमें अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। गाइस, यू आर विथ मी गाइस, ओके, समझ रहे हो आप? देन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस, जस्ट टाइप इन द चैट और वाई फॉर यस। और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको थोड़ा इन सब चीजों में थोड़ा बारीकी से देखना है। थीम तो बहुत सारी होती है, जैसे अगर आप मेरे पुराने वीडियो जो हमारे थे डिफेंस के, रेलवे के, आईटी के, अगर आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। इट विल बी, अगर आपको वो चाहिए वीडियो, जस्ट टाइप अस अ मेल support@ca tapan.in। मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ, तो मैं आपको, हम लोग आपको लिंक दे देंगे, ठीक है? या जस्ट send us, give me the videos mentioned in the webinar, we'll give it to you, okay? My team will forward you. But yes, you have to think like a portfolio manager। प्रॉफिट कहाँ बढ़ रहा है, थीम पे मत जाओ, प्रॉफिट पे जाओ। थीम देखो लेकिन थीम में भी प्रॉफिट देखो। ओके, तो अभी आप बोलोगे तपन तो बताओ, अभी आपने ये 7 जो मैंने अभी वापिस में ये दे देता हूँ आपको, ये जो 7 पॉइंटर्स बोले उसमें से आप किसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा देते हो? तो ये पॉइंटर्स है, अगर नहीं लिखे तो आप लिख लेना, ये है। तो अगर आप मुझे बोलोगे तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आएगा, अगर क्लियर कट विनर होगा, तो वो है जो एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जैसे एआई सिस्टम और चीज़ों जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो डायरेक्टली एआई का बनाते हैं और एआई पे ही काम कर रहा है, और एआई के सॉफ्टवेयर बना के बेच रहा है, वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी या ऐसे सब जो एआई सिस्टम चीज़ पे। सेकेंड जो बेनिफिट आ सकता है वो मुझे लग रहा है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक्स, स्टरलाइट ऑप्टिक और वैसे सब है ना, जो रियली में डेटा सेंटर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड प्लस उनका कहते हैं ना कि मेजर रोल वहां से आ रहा है। तो मेजर कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है, ये टाइप ऑफ सर्विस ऑप्टिक प्रोवाइड करेगा, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज वो सब आप देख सकते हो, वो है। थर्ड मुझे लग रहा है कि जो डेटा सेंटर प्रोवाइड करते हैं,
तो डेटा सेंटर कौन प्रोवाइड करे, जैसे अनंत राज है या रेलटेल है, लेकिन अनंत राज आई थिंक मे बी अ बेटर ऑप्शन। बट वो भी अगर स्केल हुआ तो, आगे जाके स्केल हुआ तो वो भी एक अच्छा बेनिफिशियल होगा इसके वजह से। क्योंकि क्या होगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी जैसे जैसे आप डेटा सेंटर पे ही फोकस करोगे। फिर बाद में आपके ये कहते हैं ना कि ट्रांसमिशन रिलेटेड लोग आएंगे, या तो पावर जनरेटिंग आएगा, या तो आप बोल सकते हैं कि एआई सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आएंगे, क्योंकि उसमें इनोवेशन नहीं है ज़्यादा। ओके, और प्लस उनका जो मेन बिजनेस कुछ और है। एआई इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट और डीसी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल इकोसिस्टम। ओके, तो उस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप इस एंगल से सोचोगे तो आपके लिए बेटर है। देखो, टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। आप जब भी स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं हम लोग भी जब हमारे क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कराते हैं ना, मैं ऐसे धंधा धंधा चलाते हैं ना, वैसे समझना है कि भाई आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, थीम बाद में है, प्लस मार्जिन कितना है, और जो थीम है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, आगे जाके सेक्टर में बूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट का फोकस है कि नहीं, ग्लोबली उस सेक्टर रिलेटेड कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ग्लोबली अगर आप एआई की बात करें, जैसे मैंने बताया डेटा सेंटर वो सब बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं। आपको पता है, ओपन एआई, सैम अल्टमैन, आपको उनका सीईओ है, उन्होंने बोला कि 2033 में ओपन एआई विल कंज्यूम 245 गीगावाट, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, 245 गीगावाट ऑफ पावर। हमारा पूरे देश का, हमारा पूरा कंजम्पशन है 241 गीगावाट हाल में। यानी 2033 में एक ओपन एआई इंडिया जैसे पूरे देश का जितना एनर्जी कंज्यूमन होता है उतना एक कंपनी करेगी। उतना कंप्यूटिंग पावर उनको चाहिए, उतना एआई बड़ा होगा। डू यू थिंक इट इज बिग देन जस्ट ए बिफोर बिग, जस्ट ए बिफोर? आप सोच रहे हो किस तरह की पावर डिमांड चाहिए आपको ये? अगर अब देखो, सब लोग बोले कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी एनर्जी कैसे मिलेगी, लेकिन ये डिमांड है। ये खुद चैट जीपीटी बोल रहा है 2033, यानी यहाँ से तो 8 साल ही दूर है ना, ज्यादा तो नहीं है। अब देखो वहां वो बोल रहे हैं कि टू, यानी पूरे इंडिया जैसे देश का एनर्जी कंज्यूमर एक कंपनी का है, तो ऐसे तो कितनी एआई कंपनीज है, ओपन एआई है, गूगल जेमिनी है, ये वो। तो यूएस को तो अपनी पावर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, जबकि ट्रम्प साहब तो रिन्यूएबल के खिलाफ है। करेक्ट, तो काफी मिसमैच है अभी, लेकिन हाँ, आगे जाके फिर एनर्जी के प्राइसेस वहां बढ़ेंगे, इंडिया में भी बढ़ेंगे, अगर डिमांड के सामने सप्लाई इतना नहीं आया तो। और जिस तरह से एआई भाग रहा है, डिमांड तो बहुत बड़ी आने वाली है, क्योंकि हम लोग ही कितना यूज करते हैं, मैं खुद, मेरी टीम भी कितना यूज करती है। तो आगे जाके तो बहुत कुछ वहीं से ही होगा। तो सॉरी, तो जिस तरह की डिमांड है उस तरह का सप्लाई भी होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही कहते हैं ना कि सेफ चॉइस, अगर आप मान लो ना, ये सब छोड़ना है, सेफ चॉइस देखो ना, तो ये जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है ना, ये सब आपको, अदानी पावर है वो आप कर सकते हो, या टाटा पावर, ठीक है, या बाकी सब कंपनीज के भी ट्रांसमिशन भी के भी नाम पढ़ दिए मैंने। ये सब काफ़ी सेफ चॉइस है, जो अब एक डिसेंट रिटर्न आपको देगी, क्योंकि आगे डिमांड है। तो कभी कभी आपको रिस्क ना लेना हो ना, तो वैसे भी जा सकते हो, कोई गलत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कमाना है अपने, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। करेक्ट। यस नंदिनी, श्रीनिवास, सिद्धार्थ, स्वप्निल, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो लेकिन डिमांड है तो शेयर चलेगा, प्रोवाइडेड वो भी एग्जीक्यूशन स्किल ला पाए। क्योंकि इन सब में क्या होता है कि खास करके एआई में, एआई की मैं बात करूँ तो आपको यू नीड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट माइंड। बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही फास्ट, यानी अगर आप सोचोगे आज सोचोगे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मे बी 1 महीने के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, इतना फास्ट चीज़ें चेंज होती है एआई में। इसलिए आपको भी नो, जैसे कंपनी सिलेक्ट करो तो इट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नो, एंड यू हैव टू बैक लॉन्ग। ओके,
तो वो है। राजेश, पावर कंपनीज एक्सपेंसिव नहीं है, सच बोलो तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप देखोगे अदानी पावर देखो, इतना महंगा नहीं, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, 20 का पी चल रहा है। टाटा पावर कुछ 30-33 का पी चल रहा है। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है कि इनके पास इनफ वो होगा। जैसे टाटा पावर भी बोल रहा है कि 2045 में इट वांट्स टू गो कम्प्लीटली ग्रीन। तो वो भी नो कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी, तो वो भी पूरा रिन्यूएबल पे फोकस करे। बाय द वे, यू वांट अ कंप्लीट दिस टाइप सेक्टर रिव्यू ऑन पावर, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। तो मैं आगे जाके एक पावर का भी लूंगा। मे भी एक काम कर सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर का वेनस लेते हैं, नेक्स्ट संडे हम लोग पावर का लेंगे तो भी चलेगा। या यस, ये ओके। ये ओके, दीपक, अनिल, श्रीनिवास, नंदिनी, युगेंद्र, तो वो ले लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने बोला, डीसी एंड एआई बोथ आर को रिलेटेड। अब आप जैसे मैंने बोला, देयर इज नो स्पेसिफिक एआई कंपनी और स्पेसिफिक डीसी कंपनी इन इंडिया। एआई में एक ही कंपनी है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो बहुत कह सकते हैं कि मिल यानी क्लोज टू एआई आती है। और डीसी में, क्लोज टू डीसी में, यू कैन से अनंतराज। बाकी कोई कंपनीज नहीं है, इसलिए आपको इकोसिस्टम पे प्ले करना पड़ेगा। काफी हद तक इकोसिस्टम पे प्ले करना पड़ेगा, जहां एक अच्छी खासी डिमांड आगे जाके भी रहने वाली है। और जैसे मैंने स्टॉक्स के नाम दिए, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से देखोगे ना, आई थिंक नो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। हम लोग भी इसी तरह से देख रहे हैं जो मैं आपको बताया है। ठीक है, बस वही है कि दिमाग की बत्ती ऑन रखो, और कैरिड अवे मत हो जाओ। देखो, अगर आप बोलोगे चलो तो अपन, आपने नेटवर्क का नाम दिया है तो मैं नेटवर्क लेके ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। सॉरी, क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस देखने पड़ेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं देखोगे, चांसेस आर ह्यूज के यू आर गोइंग टू मिस इट। आप बहुत ही ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे, अभी बहुत ही ऊपर है। तो आपको आगे जाके इनका ग्रोथ स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। ठीक है, तो बस नाम सुन के बाय मत किया करो। ओके, हम लोग को क्या, ऐसा नहीं कि भाई नेटवर्क नेटवर्क हमने भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे, मेरे भी कंफर्ट जोन के बाहर है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को वो दिया नहीं है अभी तक। हाँ, कुछ पावर कंपनीज दी है, लेकिन ये नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि कंफर्ट में नहीं आते। तो वही है कि आपके कंफर्ट जोन में हो तभी आपको बाय करना है। लेकिन आपको थीम पता होगी, अगर आपको उसका रिलेवेंस पता होगा, तो वो जैसे स्टॉक नीचे आता है, आप उसको बाय कर सकते हो। क्लियर? बाय द वे, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन गाइस? हाँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक शारदा, यू आर राइट, वो भी एक अच्छा अच्छा शारदा आपने नाम दिया है। टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक एक अनदर स्टॉक है जो आप सही बोल रहे हो। मैं, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया पता नहीं, लेकिन वो भी डीसी में कंट्रीब्यूट करता है। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी डीसी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये भी स्टॉक बहुत ही, अगर आप देखो 260 में, आपको बता देता हूँ, ये भी स्टॉक काफी अच्छा भाग गया है। तो ये भी नजर में रखे, अलोंग विथ अनंतराज। आप ये देखिए, ये 290 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1500, ये भी बहुत भाग गया, फिर नीचे आया वापस। लेकिन इसमें भी आपको देख रहे हैं कि आगे जाके किस तरह से कंट्रीब्यूट, लेकिन अच्छा स्टॉक है। टेक्नो इलेक्ट्रिक, इवन आई एग्री, मेरे पता नहीं दिमाग से निकल गया इसलिए सॉरी, बट यू कैन पुट दैट नेम इन योर लिस्ट। ओके, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इट। और ब्लैक बॉक्स भी थोड़ा है, ब्लैक बॉक्स में भी आता है। तो गाइस, बाय द वे, आपको ये सेशन कैसा लगा? हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस? टाइप इन द चैट, वाज इट गुड, बैड, वर्स्ट? और क्या सीखा आपने? हाउ वाज द फ्लो, एवरीथिंग? देखो, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता सेशन को, नहीं तो आप फंसो, आपको लगेगा तो अपन ये लेक्चर देने लगे। बट मेरे को काफ़ी हद तक ना, आपको इंसाइटफुल सेशन है, तो आपको एक पूरा थीम पता चले एआई का। और मैंने जो लिस्ट दी उसमें आई थिंक नो, जो मुझे शारदा ने बोला है, वैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक भी ऐड कर सकते हो। ओके, वो स्टॉक। यस, फणेंद्र, निरंजन, गुड, ऑसम, इंसाइटफुल, यूजफुल। ओके, नहीं, इन्फोसिस में अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा किया है तो भाई निकल जाओ। मैं तो ना बोलूंगा, श्रीनिवास, डोंट इन्वेस्ट इन इन्फोसिस, टीसीएस भी नहीं।
आईटी स्टॉक से बहुत ही डेंजर सिचुएशन में उनको, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा है कंपेयर टू अच्छा होना। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, आई थ्री 2 साल तक मुझे नहीं लगता इतना बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने खुद के हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में से हमने कफ्का बोल दिया है कि निकल जाओ उसमें से। सो प्लीज़ निकल जाए, दिस इज माय ओपिनियन, अदरवाइज यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर।